ये ऑडिबल विजिबल। ठीक है। तो हम लोगों ने जो है कल क्लास को यहीं पर स्किप किया था। तो हम देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो तीन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है उसका मतलब क्या है। ठीक है। जिसमें से एक है आपका इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। तो इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि यानी यहाँ पर जो हम इमिशन की ट्रेडिंग करेंगे, अपनी यूनिट या एनर्जी या कार्बन की जो हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, वो इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो ये ट्रेडिंग का कनेक्शन होगा किनके दरमियान होगा, एनेक्स बी के दरमियान होगा, यानी डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान होगा। ठीक है। कह रहे हैं कि इमिशन ट्रेडिंग एज सेट आउट इन आर्टिकल 17 ऑफ द क्योटो, इमिशन ट्रेडिंग अलाउज कंट्रीज टू सेल अनयूज्ड इमिशन यूनिट टू कंट्रीज दैट हैव एक्सीड देयर टारगेट। ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि यूएस को भी 100 यूनिट यूज करने का टारगेट दिया गया था, और चाइना को भी, सॉरी चाइना आपकी वो जापान को दिया गया था। ठीक है। तो यूएस ने क्या किया है, अपने टारगेट से ज्यादा का इस्तेमाल कर लिया है, यानी 150 यूनिट इस्तेमाल कर लिया है। और जापान ने जो है वो सिर्फ 50 यूनिट का इस्तेमाल किया, 50 यूनिट को उसने सेव कर लिया, बचा लिया है। तो जो उसने 50 यूनिट को जापान ने बचाया है, सेव किया है, उस पर उसको क्या दी जाएगी, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट दी जाएगी। फिर जापान क्या कर सकता है, उस सर्टिफिकेट को जो है यूएस को क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, बेच सकता है। इसी चीज को हम बोलते हैं इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। ठीक है। एक है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है। ये किनके दरमियान होगा, एनेक्स बी एंड नॉन एनेक्स वन, यानी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, इन दोनों कंट्रीज के दरमियान ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का कंसेप्ट यूज होगा। इस चीज को किसमें कहा गया है, जो क्योटो प्रोटोकॉल का आर्टिकल 12 है उसके अंदर इस चीज को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, कह रहे हैं कि विच एनकरेज डेवलप्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वेयर देयर वर ऑफन significant opportunities to reduce emission under the CDM यानी clean development mechanism. The emission reduction produced by the CDM are called certified emission reduction. तो CDM को जो है हम क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। और इस चीज को क्या किया जा सकता है, ट्रेड यानी सोल्ड किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया क्या है, आपकी नॉन एनेक्स में आती है, यानी इंडिया आपकी एक डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है। और यूएस क्या है, आपकी एक डेवलप्ड कंट्रीज है। तो इसमें कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ इन्वेस्ट करेगी, यानी कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगी, या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाएगी, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को जो है वो लगाएगी डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ के इमिशन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। इसको हम प्रैक्टिकल एतबार से समझते हैं। मान लीजिए अगर ईयरली जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन था, या फिर आप बोल सकते हो कि ईयरली जो हम एनर्जी को यूज करते हैं वो 1000 यूनिट हम यूज करते हैं। ठीक है। तो फिर यूएस ने क्या किया, यूएस ने हमारे पास जो है कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमें दिया, यानी हमारा एक तरीके से सपोर्ट किया। ठीक है। हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी को। जैसे हमें हमारे यहाँ से थर्मल पावर प्लांट को खत्म करके हमें इसने सोलर एनर्जी पे भेज दिया। ठीक है। हमारे यहाँ विंड एनर्जी का इस्तेमाल करवा दिया, हमारे यहाँ हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल करवा दिया है। ठीक है। तो अब जब इन सारी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे यहाँ जो कार्बन का इमिशन हो रहा है ईयरली में, वो कितना हो रहा है, सिर्फ 500 का हो रहा है। ठीक है। पहले जो है कितना होता था, 1000 होता था। लेकिन यूएस ने जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ इन्वेस्ट की है, उसी टेक्नोलॉजी की वजह से हमने क्या किया है, 500 इमिशन यूनिट को क्या किया है, रिड्यूस किया है, कम किया है। ठीक है। तो जो 500 हमने रिड्यूस किया है, कम किया, उस पर हमें क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को हम किस नाम से जानेंगे, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, यानी इमिशन को जो हमने रिड्यूस किया है उस रिडक्शन पे हमें क्या दी जाएगी, सर्टिफिकेट दी जाएगी। ठीक है। अब ये जो सर्टिफिकेट हमें दी गई है, तो ये हमारे पास नहीं रहेगी, बल्कि वो यूएस के क्रेडिट में जाएगी। यूएस उस चीज को हमसे क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है। यानी फिर हमें उस चीज को यूएस को बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यूएस की वजह से ही हमारे यहाँ ये रिडक्शन क्या हुआ है, 500 यूनिट का कम हुआ है। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्या है ये मामला।
जी सर, समझ में आ गया। ठीक है। वही चीज सेम आपका ये है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में, बट ये किनके दरमियान होगा? दोनों डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान होगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है? वो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग के दरमियान है। और यहाँ पे क्या होगा? सेम वही चीज, वही प्रोजेक्ट, वही टेक्नोलॉजी जो है इन्वेस्ट की जाएगी, लेकिन दोनों डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान की जाएगी, यानी एनेक्स बी के दरमियान की जाएगी। ठीक है। तो इस चीज को जो है क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 6 में डिफाइन किया गया है। कह रहे हैं कि अलाउज डेवलपिंग कंट्रीज टू कैरी आउट प्रोजेक्ट इन अदर डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस इमिशन। जेआई प्रोजेक्ट कैन ओनली बी होस्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। द इमिशन डिडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय जेआई आर कॉल्ड इमिशन डिडक्शन यूनिट। द सीडीएम एंड जेआई आर कॉल्ड प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म। तो सीडीएम एंड जेआई को हम प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मार्केटिंग चलती है, अगर हम एक दूसरे को बेचते हैं तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। यानी एक कंट्री दूसरे में, कुछ दूसरी कंट्री के अंदर कुछ प्रोजेक्ट लगाएगी, कुछ टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके का काम करेगी जिसकी वजह से उस कंट्री में कुछ रिडक्शन होता है। ठीक है। फिर उस रिडक्शन का जो फायदा होता है वो वही कंट्री ले जाती है जिस कंट्री ने ये सारा प्रोजेक्ट आपके यहाँ इन्वेस्ट किया है। तो ये काम सेम वही चीज है, बस सिर्फ आपका दोनों डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान होगा। जैसे यूएस एंड जापान, यूएस ने जापान में कुछ प्रोजेक्ट लगाया है जिसकी वजह से जापान का जो यूनिट आ रही है, जो रिडक्शन यूनिट आ रही है वो कम आ रही है, तो जापान को जो सर्टिफिकेट दी जाएगी तो वो सर्टिफिकेट जापान अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि यूएस उससे क्या करेगा? ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि यूएस ने ही वो चीज आपको भेजी थी जिसकी वजह से आपके यहाँ क्या हुआ है? रिडक्शन कम हुआ है। ठीक। चलिए, एक है आपका ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्कीम। कह रहे हैं कि इज अ प्लान फॉर अचीविंग एनवायरमेंटल बेनिफिट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। द ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्कीम अ मैकेनिज्म इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। ठीक है। यानी इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग के फ्रेमवर्क में जो है ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। किस लिए? इज डिजाइन टू अचीव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन रीचिंग द टारगेट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। यानी क्योटो प्रोटोकॉल को जो है टारगेट को पूरा करने में एक वसी पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर जो है हमने क्या किया है? इस स्कीम को लाया है। और इस स्कीम का काम है कि ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो इमिशन की ट्रेडिंग हो रही है, और वो ट्रेडिंग के तीन तरीके बताए गए हैं। एक है आपका इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, एक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीसरा है आपका ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। ठीक है। तो इस स्कीम को इसी वजह से लाया गया है ताकि इस ट्रेडिंग को जो है हम क्या कर सके? फैला सके, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ला सके, ताकि सारे कंट्रीज या सारे लोग जो है क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट को पूरा कर सकें। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो है चीजों को समझाया गया सर वर्ड। जी। इस स्कीम में तीनों आएंगे ना? जी जी बिल्कुल, तीनों आएंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्या, व्हाट इज द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग? देखिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को हम कार्बन ट्रेडिंग या इमिशन ट्रेडिंग के नाम से जो हम क्योटो प्रोटोकॉल में जानते हैं। तो कार्बन क्रेडिट क्या है? कह रहे कार्बन क्रेडिट जो है, जिसको हम कार्बन ऑफसेट के नाम से भी जानते हैं, इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट। ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट वो कार्बन होते हैं या वो एनर्जी होती है, या वो यूनिट होती है जिसको क्या किया जा सकता है? ट्रेड किया जा सकता है सर्टिफिकेट की शक्ल में। वन कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन क्रेडिट जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होता है। ये जो है पॉइंट वाली चीज है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। कह रहे कार्बन क्रेडिट आर अ पार्ट ऑफ अटेम्प्ट टू मिटिगेट द ग्रोथ इन कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसेंट्रेशन हो रहा है, उसकी जो ग्रोथ हो रही है, जो बढ़ रही है हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, उस चीज को हम क्या कर सके? मिटिगेट कर सके, कम कर सके। ठीक है। तो कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट इसी वजह से लाया गया है ताकि हर कंट्री जो है अपने इमिशन को कम कर सके, अपने पास जो है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट रख सके। ठीक है। और मौके पे अगर जरूरत हो तो वो उससे कमा भी सके, दूसरे को क्या कर सके? बेच सके। ठीक है। जैसे अदरवाइज ऐसा होगा, अगर हम किसी कंट्री पे या किसी ऐसे नेशन पर लिमिट नहीं लगाएंगे तो हर कंट्री का जितना मन होगा या फिर जितना जरूरत होगी उससे ज्यादा का वो लोग क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस के जो है इमिशन को निकालेंगे। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस को जो है इमिट करेंगे। तो इस वजह से लिमिट दी जाती है डेवलप्ड नेशन को या डेवलपिंग नेशन को, कि आपको इतना ही इमिट करना है। अदरवाइज आप लोग मतलब कंट्री पे अगर लिमिट नहीं लगाई गई, जाहिर सी बात है कोई भी ऐसी चीज है अगर जिस पर आप लगाम नहीं लगाओगे, है ना, तो वो चीज जो है हद से ज्यादा जो है बाहर वो निकलती चली जाएगी। तो वही चीज इसके अंदर भी है। कह रहे हैं कि अंदर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म, कंट्रीज दैट इमिट मोर कार्बन देन
द कोटा अलॉटेड टू देम बाय कार्बन क्रेडिट फ्रॉम दोज दैट इमिट लीज। तो वही है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अंदर जो है वो कंट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कार्बन को जो है कोटा से ज्यादा इमिट करती हैं, यानी जितना उनको अलॉट किया गया है, यानी अगर 100 यूनिट उनको कहा गया है तो वो 100 यूनिट से ज्यादा क्या कर रही है, इमिट कर रही है। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट को जो है उन कंट्रीज से या उन लोगों से खरीदना पड़ेगा जो कम इमिट करती हैं, वही जो चीज मैंने आपको समझाया है। ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो कंट्रीज जो इसका पार्ट नहीं है, जैसे कनाडा है, अंडोरा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है एंड साउथ सूडान है। ठीक है। शायद इसमें कनाडा वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है या अमेरिका वाले से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप याद रख सकते हो। इंडिया की बात की जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में ये साइन किया गया था। ठीक है। इंडिया ठीक है, was signed by India in August 2022. Under this protocol, India to reduce carbon dioxide emission by 5.2% of 1990 level during। देखिए इसमें क्या है ना कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो पहला कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 2012 का था। ठीक है। तो उसमें जो है ये कहा गया था ना, सिर्फ डेवलप्ड नेशन के बारे में कहा गया था कि आपको 5% जो है कम करना है। तो उसमें इंडिया का कुछ ऐसा रोल नहीं था, यानी डेवलपिंग नेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, बट इंडिया ने क्या किया था, 5.2% का जो है रिडक्शन किया था 1990 लेवल के कंपैरिजन में। ठीक है। और इंडिया ने जो है इसको कब साइन किया था, अगस्त 2022 में किया था। ठीक है। और इसके अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मेरे ख्याल फ्रेश एमए के थ्रू आप याद रख सकते हो, अरबिक है, ठीक है, मैंडेरिन है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है एंड स्पेनिश है। क्योंकि अब ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो कुछ नया नया पूछ रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीजें डाल दे रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हो। 22 या 23 के क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को आप याद रख सकते हो, क्योंकि सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन अगर लैंग्वेज वाली चीजें पूछ ली जाती हैं तो उस एक लाइन की वजह से आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। ठीक। सर चलिए। यही ये तो यूएन वाली ही लैंग्वेजेस हैं सारी। हाँ तो फिर यही है, अगर यूएन की यही है तो फिर उसकी भी ठीक है। तो ऐसे ही आप रिलेट कर लो। ठीक है। जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 173। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कहा गया, इन द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेस वर कवर फॉर रिड्यूसिंग देयर इमिशन। तो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में जो है कितनी ग्रीन हाउस गैसेस को जो है कवर किया गया था कि हमें इनके इमिशन को रिड्यूस करना है, वो कितनी थी। ऑप्शन सी। हाँ ठीक है, तो वो 6 गैस थी, बाकी एक नाइट्रोजन ट्री फ्लोराइड जो है उसको सेकंड कमिटमेंट पीरियड में ऐड किया गया है। ठीक है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेस एडॉप्टेड इन द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो के अंदर जो है उन ग्रीन हाउस गैसेस को बताना है जो क्योटो के अंदर एडॉप्ट की गई हैं। सर डी नहीं है, या सारी है सर। सारी है, सारी ऑप्शन है डी। यहाँ पे। ठीक है, जी। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे, सारी है। सीएम नाइट्रेट ने एचएफसी बैंक से परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड खरीदा है। ठीक है। तो इस तरीके से भी याद आप रख सकते हो, अदरवाइज आप पढ़ते रहोगे तब भी ये चीजें आपको याद हो जाएंगी आसानी के साथ। ठीक है। चलिए, इसमें जो है कुछ चीजें आपने नहीं पढ़ी है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट क्या है, अभी इसके बाद हम जस्ट उसी को पढ़ने वाले हैं। बट और चीजें आपने पढ़ लिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट एक्शन प्लान, जिसके अंदर 8 मिशन आते हैं। तो इस तरीके से आप मैच करके बताओ, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन फोर। गुड, ठीक है। तो सिर्फ पेरिस आपने नहीं पढ़ा, पेरिस को अभी हम पढ़ लेते हैं। तो ये भी वही है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में मॉन्ट्रियल है, क्योटो है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको भी आज हम पढ़ेंगे। सर ऑप्शन डी। गुड, ठीक है। देखिए मॉन्ट्रियल में क्या, हमें हेलोन गैस के बारे में जो है क्या करना है, उसके कंजप्शन को जो है कंट्रोल करना है, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को। ठीक है। फिर इसी तरीके से क्योटो में क्या, क्लीन हाउस मैकेनिज्म या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है इसी के अंदर आया, जो अभी हमने मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पढ़ा। अब देखिए सिंपल से वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या है, नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सर बी सर। क्योटो, हाँ इमिशन बी। ट्रेडिंग है। ठीक है, इमिशन ट्रेडिंग आपका होगा। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी में है क्लीन हाउस मैकेनिज्म। ठीक है, यानी हमें अपने हाउस यानी बायोडायवर्सिटी को क्लीन रखना है। क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी में क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव रेडिएक्टिव फोर्सिंग और वार्मिंग इफेक्ट इन द ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। तो वो कौन सी गैस है जिसका पॉजिटिव वार्मिंग इफेक्ट होता है ग्लोबल क्लाइमेट में? स्ट्रेटोस्फेरिक। नहीं नहीं, स्ट्रेटोस्फेरिक तो गुड होती है ना, वो तो ये तो निगेटिव फिर उसको बोलेंगे। ये ट्रोफोस्फेरिक है, ट्रोफोस्फेरिक, ठीक है। ट्रोफोस्फेरिक आपकी एक बैड ओजोन होती है। पॉजिटिव रेडिएक्टिव फोर्सिंग का मतलब क्या है कि यानी ये सूरज की रोशनी से हमें क्या करती है, बचाती नहीं है बल्कि हमें हार्म करती है, यानी ये अपने अंदर जो है उस चीज को नहीं लेती है। स्ट्रेटोस्फेरिक में वर्ड यूज होगा निगेटिव रेडिएक्टिव फोर्सिंग, यानी ये हमें क्या करती है, सूरज की खतरनाक रोशनियों से बचाती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे नहीं आने देती है, ठीक है। जी। चलिए, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो कम टू एन एंड, ठीक है। तो पहला कमिटमेंट पीरियड जो है क्योटो प्रोटोकॉल का कब खत्म हुआ था? 2008 से 2000 कब तक था? 2008 से 2012। सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो है 2012 से 2020 है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर दो कमिटमेंट पीरियड थे। पहला पीरियड 2008 से 2012 था जिसमें 5% का रिडक्शन करना था, और दूसरे पीरियड में जो है दूसरा जो है 2012 से 2020 था, यानी 8 साल का था, तो उसके अंदर 18% का रिडक्शन करना था। इस तरीके से भी आप चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी वाज साइन ड्यूरिंग, तो कन्वेंशन बायोडायवर्सिटी जो है किस के दरमियान जो है इसको साइन किया गया था, किसमें बनी थी ये लैंडमार्क एग्रीमेंट? जो तीन थे, UNFCCC, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, ठीक है, इसी तरीके से कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन वाली जो थी वो किसके अंदर बनी थी? अर्थ समिट, ठीक है। अर्थ समिट अभी जो कल हमने पढ़ा है तो उसमें जो है ये बनी थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 वाज अबाउट, तो ये किसके बारे में था क्योटो प्रोटोकॉल? ऑप्शन बी। हाँ, तो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे असर्शन में क्या आ गया कि प्रोटोकॉल सच एज क्योटो प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल में जैसे क्योटो प्रोटोकॉल एग्जेम्प्टेड कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना फ्रॉम रोलिंग बैक देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय अबाउट 5% बिलो 1990 बाय 2012। कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल में जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, कह रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल में जो है उन कंट्रीज को एग्जेम्प्टेड किया गया, यानी उन कंट्रीज को निकाल दिया गया जैसे इंडिया एंड चाइना, कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को जो है कम करें 1990 के लेवल के कंपैरिजन में 2012 तक 5%, ठीक है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना को जो है इस चीज से निकाला गया, यानी उनको ये नहीं कहा गया था कि आपको क्या करना है, 5% का जो है रिडक्शन करना है 2012 तक 1990 के लेवल के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर रीजन में कहा गया कि एग्जेम्पशन वाज गिवन टू इंडिया, कह रहे कि एग्जेप्शन यानी उनको इस वजह से निकाला गया था क्योंकि इंडिया एंड चाइना जो है उनका कंट्रीब्यूशन टोटल ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में जो है वर्ल्ड में इनसिग्निफिकेंट था, यानी नाकाफी था 1997 में। देखिए, जब 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था तो क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए आया था, हमने ये चीज आपको समझाई है। तो 1997 में क्योटो में ये देखा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है वो सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास है, उन्हीं कंट्रीज के पास है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा हुए हैं, यानी जो डेवलप्ड नेशन है। तो इस वजह से हमने उन्हीं कंट्रीज पे टारगेट रखा था और डेवलपिंग कंट्रीज को हमने छोड़ दिया था। हमने उन पे कुछ भी टारगेट ऐसा नहीं थोपा कि आपको ये करना ही करना है। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो सर दोनों ही सही होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। अगर चाइना एंड सिर्फ इंडिया जी, इंडिया ने 5.2% हाँ खुद वो से कम किया हाँ था ना। वो इंडिया ने खुद से किया था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बात नहीं कही गई थी कि इंडिया यानी डेवलपिंग नेशन को करना है, ठीक है। जी। चलिए, स्टेटमेंट वन में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC वाज फॉर्म ड्यूरिंग क्योटो प्रोटोकॉल 1997। क्या UNFCCC जो है क्योटो के दरमियान बनाया गया या क्योटो में बनाया गया है? Kyoto Protocol set up different limit of carbon emission for individual nation depending on their output before 1990। यानी 1990 से पहले जो है उन नेशन का आउटपुट क्या था, यानी वो जो इमिट कर रहे थे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, उनका आउटपुट क्या था, उसी आउटपुट को देखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया है, कार्बन इमिशन की डिफरेंट लिमिट सेट की है इंडिविजुअल नेशन के लिए।
तो डिफरेंट लिमिट का मतलब वही है, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। तो डेवलपिंग एंड डेवलप के आउटपुट को देखते हुए जो है इसने क्या किया है, डिफरेंट लिमिट सेट किया है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है डेवलप्ड नेशन को ही जो है रखा गया है कि आपको ही ये काम करना है। क्योंकि आउटपुट में हमने यही देखा है कि सिर्फ डेवलप्ड नेशन ही जिम्मेदार हैं ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में बिल मुकाबिल डेवलपिंग के। ठीक है, तो इसमें क्या सही है क्या गलत? पहला गलत, दूसरा सही, और हाँ, दूसरा तो सही है। हाँ दूसरा सही है, पहला क्यों गलत है? क्योंकि पहला आपका किस में बना है? अभी ऊपर क्वेश्चन था ना, अर्थ समिट में बना है। ठीक है, UNFCC, ठीक है, ट्रिपल सी होगा, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी है, जिसको हम लैंडमार्क अग्रीमेंट, यानी लीगली बाइंडिंग ये एग्रीमेंट था। ये किसके अंदर तीनों बने हैं? आपके अर्थ समिट के अंदर बने हैं, जो 1992 में हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। ठीक, चलिए, तो इसमें है पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो है, रियो समिट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो एक सिर्फ आपने नहीं पढ़ा, बाकी तीन आपने पढ़ा है, तो मैच कीजिए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 जो है, दोनों बिल्कुल ये सेम दोनों सेम है। है। ठीक है, ये गिवन बाय एनटीए है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप में से अगर हर कोई करके, मान लीजिए आप में से किसी ने 4 लगाया, किसी ने 2 लगाया, तो सबको जो है मार्क्स मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि फ्रेमिंग वगैरह सब सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है जिसके अंदर वर्डिंग वगैरह गलत होती है। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 ये बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। गुड, ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 185, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बर्निंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड गैस फ्लेयरिंग इन द ईयर 2014। देखिए 2014 में जो है ना एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन वर्ल्ड लेवल पे बताया गया था, किस कंट्री से जो है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है। देखिए वो क्योटो जो है आपका 1997 में आया था। ठीक है, तो वो उस एतबार से बात किया था कि सिर्फ डेवलप्ड नेशन के लिए, बट अब जो डेवलप्ड नेशन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया है, और नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का जो है अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जियोथर्मल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे पॉल्यूशन क्या होता है, कम होता है। तो अब आपको उसी एतबार से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से आपको वर्ल्ड लेवल पे बताना है कि फॉसिल फ्यूल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है किस कंट्री में कितना होता है, उस एतबार से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका है, आप ये चीज याद रखो। एक तो ये वाली चीज आप याद रखो, अगर आपसे वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए, तो अब के बेस में जो है क्या, कौन है, चाइना नंबर 1 पे है, फिर यूएस है, फिर यूरोपियन कंट्री जिसके अंदर पूरी 28 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, वो आएगी, फिर इंडिया है, फिर रशिया है, फिर जापान है। ठीक है, चाइना, यूएस, कहीं कहीं पर जो है आपको ये यूरोपियन कंट्रीज नहीं आती हैं, तो इंडिया जो है तीसरे नंबर पे आ जाता है, लेकिन अगर बीच में इसका नाम दिया जाएगा तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। चाइना है, यूएस है, ठीक है, ईयू है, इंडिया है, रशिया है एंड जापान है। फिर इसी तरीके से आईपीसीसी की जो रिपोर्ट थी ना, अभी तक ये रिपोर्ट चल रही है, तो इस रिपोर्ट में इसने सेक्टर बताए थे कि किस सेक्टर से सबसे ज्यादा जो है, यानी सोर्स बताए थे कि किस सोर्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज्यादा होता है। तो आप रंगों को देखकर पता लगा सकते हो, जैसे ये वाला जो है 55% है, तो इसका सोर्स कौन सा है? ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, यानी हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बनाते हैं, तो उससे ये एक ऐसा सोर्स है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया। फिर सेकंड पे आपका आएगा 24% जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड लैंड यूज एक्टिविटी से होता है। ठीक है, फिर 21% जो है वो आपका क्या है, इंडस्ट्री से हो गया है। फिर 14% जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 6.4% जो है वो आपका बिल्डिंग वगैरह से, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उससे निकलता है।
तो आप आगे क्वेश्चन देखोगे तो उस क्वेश्चन में जो है आपको इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा गया है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, ठीक है, अदर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके का, यानी यही पूरा वर्ड यूज करके आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इंडिविजुअली भी पूछा गया है और बाकायदा पूरा लिख के भी पूछा गया है, तो इस चीज को आप याद रख सकते हो, ठीक है। सर, आगे ये जी। ये यही है ना कि इन सोर्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये वही। तो इसमें जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे अभी इसमें आप असेंडिंग डिसेंडिंग लगा सकते हो ना, 25 है, 24 है, 21 है, 14 है, तो इस एतबार से जो है आप लगा सकते हो। चलिए, अब ये कॉमन बेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 186, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन द टर्म ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यानी यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स दिया गया है, ठीक है, तो इनके हीट कंबशन के एतबार से, यानी जब आप इन एनर्जी को जलाते हो तो किसमें कितनी ज्यादा हीट होती है, हीट के एतबार से जो है इनको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड। देखिए, ग्रीन वुड यानी हरी लकड़ी, ठीक है, तो हरी लकड़ी जो है इसके अंदर क्या ही हीट होगी ना, अगर आप इसको जलाओगे भी तो ये क्या है, सिर्फ सुलगेगी, इसमें से धुआं निकलेगा, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे जो खुश्क लकड़ी होती है, जो ड्राई लकड़ी होती है, वो हमें लगता है कि इसकी आंच जो है या फिर इसकी आग जो है बहुत हीट होती है, बहुत गर्म होती है, लेकिन लिक्विड चीज के मुकाबले में जो है कोयला वगैरह जो है कभी भी हीट ज्यादा नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितनी भी एनर्जी बनती है, ठीक है, चाहे हम कोयला लगाकर गर्म करें या लकड़ी लगाकर गर्म करें, हम पानी को ही गर्म करके जो है भाप बनाकर एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो पानी के अंदर या लिक्विड चीज एक ऐसी चीज होती है, उसके अंदर हीटनेस की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ड्राई वुड में जो है फिर उसके बाद जो है आपका ड्राई वुड होगा, फिर उसके बाद फैट्स यानी चर्बी एंड ऑयल्स है, फिर उसके बाद जो है आपका मीथेन गैस आएगी, ठीक। तो फैट एंड ऑयल से जो है ये आपके प्लांट से भी निकलते हैं, लैंड से भी निकलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैरीन एनिमल्स यानी समुद्री जो जानवर होते हैं उनसे भी हम निकालते हैं चर्बियों को, ठीक है। बहुत सारे जानवर या बहुत सारे सांप, स्नेक के बारे में आपने सुना होगा कि उनकी चर्बियों को निकाला जाता है, तेल बनाया जाता है, और भी पता नहीं क्या क्या आप लोग सुने होंगे, वही चीज है। ये भी एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि ये पूछा गया है आपको 2022 का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को बेस बनाकर इसके कुछ दूसरे जिसको लिया गया था 2023 में, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जमीन के अंदर जो टोटल पानी है, ठीक है, उस टोटल पानी में कितना पानी जो है ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करने, यानी खेत वगैरह की जो हम सिंचाई करते हैं, खेतों में जो हम पानी डालते हैं, तो जमीन के अंदर जो टोटल पानी है, उस टोटल पानी में कितना पानी की अवेलेबिलिटी है, कितना सुइटेबल पानी जो है हमारे लिए अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए एंड इरिगेशन पर्पस के लिए। यानी आप इसको इस एतबार से भी समझ सकते हो कि जमीन के अंदर जो टोटल पानी है, उन टोटल पानी में से ह्यूमन कितना ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए उस पानी का इस्तेमाल करता है। क्या लीस देन 1% करता है, लीस देन 5 है, लीस देन 6 है, लीस देन 10 है, क्या है? 1%। 5 होगा। नहीं नहीं, 1% से कम पानी जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पीने के लिए भी और इरिगेशन पर्पस के लिए भी। द अर्थ सरफेस इज कंपोज ऑफ अबाउट 70% वाटर, हाउएवर ओनली अबाउट 2.5% ऑफ दिस इज फ्रेश वाटर। देखिए, हमारा अर्थ का जो सरफेस है ना, उसके अंदर 70% जो है क्या है, आपका पानी है, ठीक है। उसमें से 2.5% जो है फ्रेश वाटर है, बट उन फ्रेश वाटर में से हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, 1% से कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पानी की मिकदार आपको दी गई है, मेरे ख्याल से आपको यही चीज लिख कर पूछी गई थी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में जो है लगाना है। तो ओशियन में कितना पानी है, 97.2% है, ठीक है। आइस कैप यानी ग्लेशियर, बर्फ की जो चट्टानें होती है, उनमें 2.0% है, ठीक है। ग्राउंड वाटर, ठीक है, उसमें 0.62% है। फ्रेश वाटर लेक कितना है, 0.009 है, ठीक है। इसी तरीके से साल्ट लेक जो होती है उसमें 0.008 है, एटमॉस्फेयर में 0.001, रिवर में 0.001% है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा कि आप इसको कैसे याद करोगे, बट आप लिखो और अटेंशनली इन चीजों को आप पढ़ो, ठीक है। या फिर आप सबसे बड़ा वाला याद कर लो और सबसे छोटा वाला आप याद रख लो कि सबसे कम पानी किसमें है, सबसे ज्यादा पानी जो है किसमें है, ठीक है। कुछ इस एतबार से भी आप ट्रिक लगा के जो है याद रख सकते हो इन चीजों को। चलिए,
अब हम पढ़ेंगे जो है पेरिस एग्रीमेंट को, ठीक है। तो देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो है ये भी आपका ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए ही आया था। और मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये बात समझाई है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2020 तक था। तो क्योटो प्रोटोकॉल को किसने रिप्लेस किया, यानी क्योटो की जगह किसने लिया है, इसी पेरिस एग्रीमेंट ने ही लिया है, ठीक है। कह रहे द पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द क्लाइमेट चेंज। देखिए जब ये बना था ना तब ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, बट अब ये क्या है आपका लीगली बाइंडिंग हो गया है पिछली साल से, ठीक है। 2023 से ही जो है ये लीगली बाइंडिंग बन गया है, क्योंकि इसमें लीगली बाइंडिंग के लिए कुछ शर्त लगाई गई थी, अब वो शर्त जो है पूरी हो गई है, तो अब ये जो है लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। और इससे पहले के यानी 2020 के अगर आप क्वेश्चन देखोगे या 21 के देखोगे या 22 के देखोगे, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है पेरिस एग्रीमेंट से, तो वो नॉन लीगली बाइंडिंग से क्वेश्चन बना है, क्योंकि उस टाइम पे ये एग्रीमेंट जो है नॉन लीगली बाइंडिंग था, बट अब जो है लीगली बाइंडिंग हो गया है। ये सारी चीजें वाजे करना मुझे आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप पुराने पीवाईक्यूज करोगे भी तो आपको डाउट हो सकते हैं, है ना। The Paris Agreement is a legally binding international treaty on the climate change. It was adopted by 196 parties at the UN Climate Change Conference यानी COP 21। देखिए यूनाइटेड नेशन की यानी यूएन यक ट्रिपल सी की जो कॉन्फ्रेंस 21 है, COP 21 जो है कि कहाँ पर हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी। तो वहां पर जो है पेरिस एग्रीमेंट को 196 कंट्रीज के जरिए जो है अडॉप्ट किया गया 12 दिसंबर 2015 में। इट इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016, ठीक है। और ये फोर्स में कब आई यानी इन्फोर्सेबल कब हुई, या आप बोल सकते हो कि काबिले निफाज कब हुई, ये 2016 में हुई। और करंटली जो है इसको कितने मेंबर ने साइन किया है, 195 मेंबर ने जो है इसको साइन किया है। It was attained by all the parties as well as many world leaders including पीएम मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट ओबामा। तो यानी इसके अंदर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे और यूएस के प्रेसिडेंट जो है ओबामा भी शामिल थे वर्ल्ड लीडर के अलावा, ठीक है। कह रहे द एग्रीमेंट विल बिकम लीगली बाइंडिंग इफ रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 55 कंट्रीज टुगेदर रिप्रेजेंट एटलीस्ट 55% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देखिए यही इसकी शर्त थी, यानी इस एग्रीमेंट के बारे में ये कहा गया था कि ये एग्रीमेंट जो है लीगली बाइंडिंग तभी होगा अगर इसको एक साथ मिलकर 55 कंट्रीज क्या करें, रेटिफाई करें। यानी वही 55 कंट्रीज इसको रेटिफाई करें जिनके ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है 50% तक है, ठीक है। तो 50-50 का कंसेप्ट आपको याद रखना, 55 का। यानी इस एग्रीमेंट के बारे में कहा गया था कि ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग तभी होगा अगर इसको एक साथ मिलकर 55 कंट्रीज क्या करेंगे, रेटिफाई करेंगे। और वही 55 कंट्रीज इसको रेटिफाई करें जिनके ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन 55% तक होता हो, ठीक है। तो वही चीज यहां पर कही गई है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन की वो कम से कम 55% तक नुमाइंदगी करें वो कंट्रीज, ठीक है। जबकि सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को क्या किया है, रेटिफाई किया है। तो अब जो है 2023 में जो है ये 55 कंट्रीज ने जो है मिलकर इसको रेटिफाई कर दिया है, तो इस वजह से अब ये लीगली बाइंडिंग हो गया है, ठीक है। यानी द एग्रीमेंट इंटेंड टू रिड्यूस और मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इस एग्रीमेंट का मकसद यही है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करना है, रिड्यूस करना है। इट इज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट विद इन द यूएन ट्रिपल सी डीलिंग विद ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मिटिगेशन, एडॉप्टेशन एंड फाइनेंस। देखिए पेरिस एग्रीमेंट में ये तीन वर्ड यूज होते हैं, मिटिगेशन, एडॉप्टेशन एंड फाइनेंस। यानी पेरिस एग्रीमेंट का मकसद ये था कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को मिटिगेट करना है, कम करना है। प्लस कम करने के लिए हमें कुछ एडॉप्टेशन भी करना है। एडॉप्टेशन मींस ये हो गया कि हम इमिशन को कम करने के लिए कुछ नए नए इनिशिएटिव को एडॉप्ट करेंगे, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी को जो है इजाद करेंगे जिसकी मदद से हम इमिशन को कम कर सकते हैं। और हम इसी तरीके से फाइनेंस भी करेंगे लोगों को, कंट्रीज को, ताकि वो इमिशन को कम करने में उनकी मदद हो सके, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट की सबसे अहम चीज जो है वो आपकी यही है, ठीक है, जो आपसे बार बार क्वेश्चन में पूछी जाएगी, इस चीज को आप यहाँ पर समझो। कह रहे कि मेन एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जिसको 3.6 सेल्सियस फरनिस के में भी मतलब यानी 2 डिग्री सेल्सियस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है।
अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अब यहाँ पर प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब क्या है कि यानी इंडस्ट्री जब नहीं लगी थी, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब से शुरू हुआ है, 1850 से जो है 1900 तक हुआ है, ठीक है, 1900 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है शुरू हुआ है। तो यानी जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी उससे पहले का जो टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का था उसके मुकाबले में बात की जा रही है। तो वही कह रहे हैं कि अगर इस सेंचुरी में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, अगर इस सेंचुरी में हम देखेंगे तो आलमी सतह पर हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि उस टेम्परेचर को हमें 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, और वो कंपैरिजन किसमें कर रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में, ठीक है। एक है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो वर्ल्ड, आपको याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, एंड पर्स इफर्ट टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम अपनी कोशिश को जो है जारी रखेंगे कि अगर टेम्परेचर के अंदर कुछ बढ़ाव आता भी है तो उसकी लिमिट को जो है हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? सर ये जो ये है 2 डिग्री ये सेल्सियस, ये हम्म। इसके इक्वल है 3.6 फ़ारेनहाइट हाँ के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 जो है 2.7 के इक्वल है, ठीक है। तो वही कह रहे जी हैं कि अगर मतलब इस सेंचुरी में जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये जनरल बात इन्होंने बोला है कि हमें इसको 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर के अंदर लिमिट बढ़ती भी है तो उसकी लिमिट हमें कितना रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक तीसरी बात बोल रहे हैं, टू स्टेप बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कह रहे हैं कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप स्टे करना चाहते हो, आप नीचे रखना चाहते हो, तो उसके लिए हमें तकरीबन कितना इमिशन को कम करना पड़ेगा, 45% इमिशन को 2030 तक हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तब जाकर ये चीज आपकी मुमकिन हो सकती है। सबसे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सब वर्ड जो है या फिर ये जो स्टेटिक्स पोर्शन है परसेंटेज वाले, ये आपको याद रखने होंगे। आगे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इन सारी चीजों से, ठीक है। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से सर, मुराद वही जी। एक बार फिर से बता दीजिए ये 45%। हाँ, कह रहे हैं 1.45% के बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर आप 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर आप अपने टेम्परेचर को रखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितना इमिशन तकरीबन कम करना पड़ेगा, 45 इमिशन को कम करना पड़ेगा, वो भी 2030 तक। तब जाकर आपका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह सकता है, ठीक है। जी चलिए, तो वही कह रहे हैं कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से मुराद क्या है, एनी पीरियड ऑफ टाइम बिफोर स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू होने से पहले का जो टाइम है उसी को हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो उसका पीरियड 1850 से 1900 तक है। देखिए इस एग्रीमेंट में जो है 20-20% के टारगेट की बात की जाती है। इस एग्रीमेंट में ये भी कहा गया था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन यानी उसका रिडक्शन कितना करेंगे, 20% तक करेंगे। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने पे हम कितना काम करेंगे, 20% करेंगे। एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाने पे हम कितना काम करेंगे, 20% तक करेंगे, ठीक है। तो एक ये 20-20% वाली चीज है, एक ये सेल्सियस वाली चीज है, एक ये 45% वाली चीज है, ये आपको जो है याद रखना है। अब यहाँ पे जो है ये पेरिस एग्रीमेंट जो है ना, ये 5 साल के साइकिल पे काम करता है। यानी पेरिस एग्रीमेंट में एक कंसेप्ट आया था जिसको हम बोलते हैं एनडीसी, यानी इसका मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, यानी पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे तो हर कंट्रीज जो है 5 साल पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी, ठीक है। तो 5 साल पे हर कंट्रीज रिपोर्ट क्या पेश करेगी, रिपोर्ट तो कंट्री यही पेश करेगी कि हमने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए हमने कितना मिटिगेट किया है, हमने कौन सा एडॉप्टेशन अपने यहाँ लिया, हमें कितनी फंडिंग हुई है। इन सारी चीजों को जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में जो है आपको क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। 5 साल की रिपोर्ट आप क्या करोगे, पेश करते हो, किसको, UNFCCC को, क्योंकि UNFCCC की ही ये कॉप है जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। वो भी कौन सी कॉप है, COP 21, यानी 21वीं कॉन्फ्रेंस है UNFCCC की, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट जो है ये 5 ईयर के साइकिल पे काम करता है। यानी कि सिंस 2020 कंट्रीज हैव बीन सबमिटिंग देयर नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एनडीसी क्या है, समझ गए, एनडीसी वही है कि हर कंट्रीज जो है 5 साल में क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी UNFCCC को, और उसी रिपोर्ट को जो है हम एनडीसी के नाम से जो है जानते हैं। और इसी चीज को कहा जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट जो
है 5 ईयर के साइकिल पे काम करता है, क्योंकि हर 5 साल के बाद जो है हर कंट्री क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ठीक। देखिए जब ये तो एग्रीमेंट किसको सबमिट करेगी? यूएनएफ ट्रिपल सी को, यूएनएफ, क्योंकि यूएनएफसीसी के तहत ही ये कॉप हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी कॉप या कॉन्फ्रेंस होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो कॉप 21, पेरिस एग्रीमेंट किस कॉप में हुई है, कॉप 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी यूएनएफ ट्रिपल सी की 21वीं जो कॉन्फ्रेंस है उसको हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? जी। ठीक है। देखिए जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना 2015 में, तो इस कॉन्फ्रेंस में होने से पहले ही ये कह दिया गया था हर कंट्री को कि आप अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या करो, सबमिट करो। ठीक है। यानी कॉन्फ्रेंस होने से पहले भी कह दिया गया था इसमें, यानी कि बिफोर कॉप 20 इन पेरिस कंट्रीज वर आस्क्ड टू सबमिट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है। इसमें इंडिया ने भी क्या किया था, अपना एनडीसी सबमिट किया था। अब इंडिया का एनडीसी जो है चेंज हो गया है। ठीक है। अभी उसको हम आगे देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है क्या, इट मींस अ प्लान टू बी डन बाय ईच कंट्री टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो सिंपल सी बात है, आप 5 साल की जो रिपोर्ट पेश करोगे ना यूएनएफसीसी को, बस ये वही है कि उसमें आप अपना प्लान बताते हो कि हम किस तरीके से क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन करेंगे। द कंट्रीब्यूशन नीड टू बी रिपोर्टेड एवरी 5 ईयर टू एनएफ ट्रिपल सी। ठीक है। तो इसमें आप हर 5 साल पे जो है क्या करोगे, यूएनएफ ट्रिपल सी को रिपोर्ट करते हो। और ये एनडीसी जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है। देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो है वो आपका ओवरऑल लीगली बाइंडिंग है, बट पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो ये एनडीसी का कंसेप्ट है हर 5 साल वाला, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को जो है 5 साल पे रिपोर्ट पेश करनी ही करनी है। ठीक है। कंट्री कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि अभी आपकी कॉप 26 जो हुई थी, यानी 26 कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें बहुत सारी कंट्री ने जो है अपना एनडीसी नहीं पेश किया था। ठीक है। तो समझ गए इसका कंसेप्ट क्या है नॉन लीगली बाइंडिंग का। चलिए, कह रहे कि द गोल इज टू मेक श्योर दैट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेस टू टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू मीट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो इसका मकसद वही है कि ताकि सारी कंट्रीज जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज का जो है एक्सेस ले सके, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जो है ले सके क्लाइमेट चेंज से जो है निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज को पूरा करने के लिए। तो एनडीसी वही है, और एनडीसी जो है आपका नॉन लीगली बाइंडिंग है, यानी जरूरी नहीं है कि हर कंट्री हर 5 साल पे अपना एनडीसी जो है पेश करे। ठीक है। अब इसमें जो है एक कंसेप्ट यूज हुआ था जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जिसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें यह है कि इसमें यह कहा गया था कि हर कंट्री जो है अपना एक फ्यूचर प्लान पेश करे। उसी फ्यूचर प्लान को जो है हम लॉन्ग टर्म, ठीक है, लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि टू बेटर फ्रेम द एफर्ट टुवर्ड द लॉन्ग टर्म गोल, द पेरिस एग्रीमेंट इनवाइट कंट्रीज टू फॉर्मुलेट एंड सबमिट लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अब वही बता रहे LTLEDS का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्रोवाइडिंग अ विजन एंड डायरेक्शन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है। यानी ये एनडीसी के बरअक्स है, और ये भी जो है आपका मैंडेटरी नहीं था। देखिए एनडीसी में जो है हर 5 साल वाला कंसेप्ट है। ठीक है। और लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में ये कहा गया था कि हर कंट्री जो है अपना एक लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी सबमिट करे, जिसका मतलब यह है कि यानी अपना एक फ्यूचर प्लान सबमिट करे कि फ्यूचर में जो है वो किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन पे जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे, किस तरीके से वो उसके रिडक्शन को पूरा करेंगे, या क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है। यानी कम से कम अपना एक फ्यूचर प्लान आपको क्या करना है, सेट रखना है। तो ये प्लान भी आपका किसी भी कंट्री के लिए जो है मैंडेटरी नहीं था, जो इसके अंदर है। ठीक। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए, अब इसमें कह रहे हैं कि हाउ आर कंट्रीज सपोर्टिंग वन अदर, है ना, कैसे कंट्रीज जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। द पेरिस एग्रीमेंट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल टेक्निकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू दोस कंट्रीज हु नीड इट। तो पेरिस एग्रीमेंट में हमने आपको आगे बताया मिटिगेशन, एडॉप्टेशन एंड फाइनेंस, यही इसका कीवर्ड है। तो पेरिस एग्रीमेंट में जो है फाइनेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया जाएगा, इसी तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट का मतलब भी वही है कि यानी आपकी एक तरीके से सपोर्ट की जाएगी, उन्हीं कंट्रीज को की जाएगी जिसकी इन सारी चीजों की जरूरत है। तो फाइनेंस में कौन कौन कंट्री मदद करेगी, द पेरिस एग्रीमेंट रीअफर्म दैट डेवलप्ड कंट्रीज शुड टेक द लीड इन द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज दैट आर लीस्ट इंडोवर, यानी कम दौलत जो है, एंड मोर वनरेबल
फॉर मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। तो फाइनेंस में भी वही कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज ही जो है उनको क्या करना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए उन कंट्रीज की जो कम दौलतमंद है, जो ज्यादा कमजोर है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो यानी फाइनेंस में ही डेवलप्ड नेशन ही डेवलपिंग कंट्रीज की क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट में हमारे डेवलप्ड नेशन ने जो है ये वादा किया था। वादा क्या किया है, डेवलप्ड कंट्रीज हैव कमिटेड पर ईयर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, $100 बिलियन बाय 2020 एंड एग्रीड टू कंटिन्यू मोबिलाइजिंग फाइनेंस, ठीक है, 100 बिलियन अंटिल 2025। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने ये वादा किया है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को पर ईयर क्या करेंगे, $100 बिलियन देंगे 2020 तक। और उन्होंने इस बात पर भी इत्तेफाक किया था कि वो उस चीज की नकलो हरकत हो, यानी वो उस चीज को $100 बिलियन देने वाली बात को वो कंटिन्यू रखेंगे 2025 तक। यानी 2020 में फिर 2025 तक जो है वो उस चीज को जो है जारी रखेंगे। डेवलपिंग नेशन को जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे, किस चीज के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। G7 कंट्रीज, जिसके अंदर आपकी 7 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, आप नाम जो है सर्च करके देख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो इसने क्या किया था, इसने $420 मिलियन जो है क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस, यानी क्लाइमेट चेंज से ही निपटने के लिए अनाउंस किया था। और इसने जो है कि स्कीम भी लॉन्च की थी, क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, इनिशिएटिव को जो भी क्या किया था, लॉन्च किया था, इसीलिए ताकि वो क्लाइमेट चेंज के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की मदद कर सके। ठीक है। टेक्नोलॉजी में क्या है, द पेरिस एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश अ टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क फॉर बोथ इंप्रूविंग resilience टू क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन थ्रू दिस प्रोवाइड ओवर रीचिंग गाइडेंस टू दी वेल फंक्शनिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म। तो टेक्नोलॉजी में वही है कि यानी इस फ्रेमवर्क में जो है ये बात की गई है कि हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को बनाएंगे ताकि इसके थ्रू जो है हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म लोगों को प्रोवाइड कर सके जिनको इस चीज की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग में वही है कि डेवलप्ड कंट्रीज ही जो है डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेगी, यानी उनका एक तरीके से सपोर्ट करेगी। बाई फ्रेंडली जो है उनको हर मोड़ पे क्या करेगी, उनका सपोर्ट करेगी ताकि वो भी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस कर सके बआसानी। ठीक है। हाउ आर वी ट्रैकिंग प्रोग्रेस, पेरिस एग्रीमेंट के प्रोग्रेस को हम किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो उसके लिए जो है इस एग्रीमेंट में क्या बनाया गया है, इनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। ठीक है, कह रहे हैं कि विद द पेरिस एग्रीमेंट कंट्रीज एस्टेब्लिश्ड एन इनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जिसको हम ईटीएफ के नाम से जानते हैं, अंडर ईटीएफ स्टार्टिंग इन 2024। देखिए ये इनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जो है बहुत पहले बनाया गया था, लेकिन ये शुरू कब हुआ है, आपका 2024 में शुरू हुआ है। तो इसमें क्या है, कंट्रीज विल रिपोर्ट ट्रांसपेरेंटली ऑन एक्शन टेकन एंड प्रोग्रेस इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडॉप्टेशन मेजर एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड और रिसीव। तो इसमें हर कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज के ताल्लुक से जो कुछ भी वो एक्शन ले रही है, ठीक है, जो कुछ भी वो मिटिगेट कर रही है, जो कुछ भी वो एक्शन ले रही है, जो कुछ भी वो मेजरमेंट कर रही है, वो इस फ्रेमवर्क को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। और इसी तरीके से वो कंट्री जिनको कुछ सपोर्ट मिली है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के जरिए, तो वो उस चीज की भी क्या करेंगे, इनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क पे क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो इस फ्रेमवर्क के पास क्या आ जाएगी, पेरिस एग्रीमेंट की सारी रिपोर्ट जो है, यानी कंट्रीज की सारी रिपोर्ट आ जाएगी। तो इससे जो है हम इस पेरिस एग्रीमेंट के प्रोग्रेस को जो है जान सकते हैं, ठीक है, कि इस पे कितना काम हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पे है टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। देखिए अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है अपना ग्लोबल टेम्परेचर जो है रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कितना रिडक्शन करने की जरूरत है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। द रिडक्शन ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बाय 2030 विथ रेफरेंस 2017 रिक्वायर रिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। देखिए 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर आप ग्लोबल टेम्परेचर को रखना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आपको 25% रिडक्शन की जरूरत है, वो भी 2030 तक 2017 के कंपैरिजन में। 1.5 डिग्री सेल्सियस में क्या कहा गया था कि आपको 45 जो है रिडक्शन की जरूरत है 2030 तक। बट 2 डिग्री सेल्सियस में ये बोला गया है कि आपको 2017 के कंपैरिजन में जो है 2030 तक रिडक्शन करना है, वो भी 25% का करना है। ठीक, कह रहे हैं कि देखिए पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो है, यानी इसका जो पूरा वो मुआहदा हुआ था, इसके अंदर पूरे 32 पेज में जो है इसकी सारी चीजें, इसके अंदर पूरे 29 आर्टिकल्स हैं। और वो सारी चीजें जो है ग्लोबल वार्मिंग को ही स्टॉप करने से डील करती हैं। ठीक है, और पेरिस एग्रीमेंट को जो है हम बॉटम अप अप्रोच या हाइब्रिड अप्रोच के नाम से जो है हम जानते हैं। ठीक है।
इसके अंदर क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक बनाया गया था। कह रहे हैं कि इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड क्रिएटेड बाय द पेरिस एग्रीमेंट टू चैनल फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट क्लाइमेट चेंज, है ना। तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है किस वजह से बनाया गया था, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस कर सके, कि वो डेवलपिंग कंट्रीज भी क्लाइमेट चेंज के साथ जो है क्या कर सकें, फाइट कर सकें। फ्रेंच में पेरिस एग्रीमेंट को जो हम किस नाम से जानते हैं, l'accord डी पेरिस के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस जो है वो इस एग्रीमेंट से 2020 में जो है निकल गया था, बट उसने फिर इसको रीज्वाइन किया है 2021 में, और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, करंट अफेयर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज आपकी आपको याद रहनी चाहिए। कह रहे हैं कि 4 जुलाई 2022 को सुप्रीम सुप्रीम फेडरल कोर्ट ऑफ ब्राजील, यानी ब्राजील का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने पेरिस एग्रीमेंट को जो है ह्यूमन राइट ट्रीटी के तौर पे जो है रिकॉग्नाइज किया है। यानी एक तरीके से पेरिस एग्रीमेंट को ह्यूमन राइट के तौर पे माना है, कि जिस तरीके से ह्यूमन के एक हकूक होते हैं, उसी तरीके से हमें पेरिस एग्रीमेंट को भी क्या देना चाहिए, एक जगह देनी चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए। ठीक है। अब इंडिया का टारगेट जो है COP 21, यानी इंडिया का ये पहला एनडीसी है। ठीक है, पहला एनडीसी इंडिया ने कब पेश किया था, 2015 में, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पेरिस एग्रीमेंट COP 21 होने से पहले पेरिस एग्रीमेंट में यह कह दिया गया था कि हर कंट्री जो है अपना एनडीसी पेश करे, और एनडीसी कितने साल के लिए पेश होता है, हर 5 साल पे जो है पेश किया जाता है। तो इंडिया ने 2015 में जो है अपना पेश किया था। ठीक है, जिसमें इंडिया ने क्या किया है कि हम इमिशन इंटेंसिटी को कितना रिड्यूस करेंगे, 33 से 35%, जिसको फ्रैक्शन में 1/3 से जो है डिनोट किया जाएगा, 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक। ये सारे क्वेश्चन जो है परसेंटेज से भी पूछे गए हैं, और इसको फ्रैक्शन से भी पूछा गया है। इमिशन इंटेंसिटी क्या है उसको आगे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पर यूनिट जीडीपी इमिशन इंटेंसिटी क्या होती है, बट आप सिर्फ ये याद रखो कि यहाँ पर कि इंडिया का जो पुराना एनडीसी का टारगेट है 2015 वाला, उसमें इमिशन इंटेंसिटी को कितना कम करने की बात की गई है, 33 से 35%, यानी 1/3, वो भी 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक। ठीक है, दूसरा टारगेट इंडिया का यह है कि इंडिया ने कहा था कि हम 40% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को जनरेट करेंगे। तो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को जनरेट करने का मतलब यह है कि यानी हम रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे 40% तक। ठीक है, इंडिया का जो पुराना टारगेट है 175 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का, 2022 तक था। फिर नया टारगेट बना 450 गीगावाट का 2030 तक, बट फिर इन 450 गीगावाट को भी रिप्लेस कर दिया गया है 500 गीगावाट के साथ। ठीक है, जो कि आगे है, ये हमारा नया एनडीसी है, आगे हम इसको देखते हैं। इसी तरीके ने इंडिया ने इसके अंदर ये भी प्लान किया था, इन लार्ज फॉरेस्ट कवर टू ऑब्जर्व कार्बन सिंक 2.5 to 3 बिलियन टन वर्थ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसके अंदर इंडिया ने ये भी प्लान किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है फॉरेस्ट को इनलार्ज करेंगे, यानी बढ़ाएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, ताकि हम 2.5 से 3 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, क्योंकि पेड़ को हम लगाएंगे तो पेड़ एक कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक का मतलब क्या है, हर वो चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडिया ने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो क्या करेगी, 2020 तक उसको $100 बिलियन देगी इस चीज से निपटने के लिए, जैसे आगे बात की गई है। ठीक है, कार्बन सिंक इज एनीथिंग दैट ऑब्जर्व मोर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन इट रिलीज फ्रॉम एग्जांपल प्लांट एंड ओशियन। ठीक है, तो कार्बन सिंक कोई भी चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर उस चीज को ले लेती है, जैसे प्लांट है और ओशियन, उनके अंदर ये सलाहियत होती है। ठीक है, तो ये इंडिया का जो है पुराना टारगेट था। ठीक है, जो कि 2015 में था। इंडिया का जो नया टारगेट है COP 26 2021 में होती है, कहां पे, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में। इसमें इंडिया का टारगेट क्या है, तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने जो है 5 कमिटमेंट, 5 वादे किए थे। उस 5 वादे को हम पंच अमृता के नाम से जानते हैं, या 5 एम्ब्रोसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 5 कमिटमेंट बाई पीएम मोदी, 5 कमिट पंच अमृता, ये मेरे ख्याल से एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 5 वादे। ठीक है, या 5 एम्ब्रोसिया के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसमें जो है मोदी जी ने सारे टारगेट को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इसमें हमने कहा है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है कितनी लेनी है, 500 गीगावाट लेनी है 2030 तक। वो भी 2030 की मुद्दत खत्म होने से पहले पहले ही हम इस चीज पे क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। हमारा पुराना टारगेट जो है 175 गीगावाट था 2022 तक, फिर उसको हमने बदला 450 गीगावाट किया 2030 तक, फिर उसको हमने चेंज कर दिया
500 गीगावाट कर दिया 2030 तक, और इसको हमने कहा है कि डेडलाइन पूरा होने से पहले पहले ही इस पे हम इसको हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है। हमारा पुराना टारगेट था नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी लेने का 40% है। नया टारगेट जो हमारा कॉप 21 में कहा गया है वो 50% है। ठीक है। फुलफिलिंग 50% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बाई 2030। ठीक। इसी तरीके से हमारा पुराना टारगेट जो है इमिशन इंटेंसिटी को कम करने का 33 से 35% तक था। ठीक है। नया टारगेट हमारा कितना, 40% है। ठीक, 45% है। ठीक है, वो भी 2005 लेवल के कंपैरिजन में, 2005 के लेवल के कंपैरिजन में जो है हम इमिशन इंटेंसिटी को कितना ब्रिंग डाउन करेंगे, कितना कम करेंगे, 45% करेंगे। और कट डाउन द कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ अंटिल 2030। ठीक है। 14 टारगेट ये है कि इसके अंदर हमने ये कहा है कि हम कम से कम 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को खत्म करेंगे अभी से 2030 तक। ठीक है। पांचवा टारगेट ये था कि हम नेट जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को अचीव कर लेंगे 2070 तक। ठीक है। तो ये नया टारगेट जो है आपके लिए याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनफैक्ट दोनों टारगेट से जो है क्वेश्चन आते हैं, पहले तो वही पूछा जाता था आपका जो है 2015 वाला, बट अगर आप 2015 का नहीं याद रखते हो तो कम से कम आप ये नया टारगेट जो है जरूर याद रखो, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये वही है, इसके अंदर वही चीजें दी गई है। ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया गया कि चाइना अपने नेट जीरो, चाइना जो है चाइना ने वादा किया वो नेट जीरो इमिशन कब अचीव करेगा, 2060 में करेगा। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो कब करेगा, 2050 में करेगा। इंडिया 2070 में करेगा। ठीक है। तो इनके ताल्लुक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ये याद रख सकते हो, चाइना नेट जीरो इमिशन 2060 में करेगा, यूएस जो है 2050 में करेगा, इंडिया 2070 में करेगा। ठीक है। तो बिल्कुल सीरियल वाइज सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से आप इन तीन कंट्रीज का जो है याद रख सकते हो। चलिए, अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल और इनके दरमियान डिफरेंशिएशन की बात करें, तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो है सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो है बात की गई थी, है ना। बाकी क्योटो में जो है डेवलप की बात की गई है, बट क्योटो के अंदर जो है, सॉरी, पेरिस के अंदर जो है एनडीसी की बात की गई है, इसी तरीके से एडॉप्टेशन की बात की है, मिटिगेशन की बात की गई, फाइनेंस की बात की गई है। ये कुछ इस तरीके की जो है बेसिक बुनियादी चीज है। ठीक है। अगर आप इसको ना भी देखो तो कोई जरूरी नहीं है, बाकी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आपको पुराना टारगेट अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखो। ठीक है। अदरवाइज आप नया टारगेट आपके लिए जो है बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखना है। ठीक है। बाकी पेरिस एग्रीमेंट में जो है आपको ये 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए जो है 45% है। यहाँ पर जो है आपको 25% जो ये चीजें आपको बताई गई है, समझाई गई, वो याद रखना है। एनडीसी है क्या, हर 5 साल पे ये रिपोर्ट करेगा, उसी चीज को हम बोलते हैं एनडीसी, लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। का मतलब क्या, यानी भाई फ्यूचर प्लान आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है। ये दोनों आपके लिए मैंडेटरी नहीं थे। इसी तरीके से पेरिस एग्रीमेंट में जो है पीएम मोदी भी शामिल थे, 2015 में ये है। ठीक है। और इसका जो है रेटिफिकेशन का जो वो था, टारगेट था, यानी इसमें कहा गया है कि 55 कंट्रीज अगर एक साथ मिलकर इसको रेटिफाई करती हैं, और वही 55 कंट्रीज करेंगी जिनका ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन आलमी सतह पर 55% तक होता है। ठीक है। तो अब ये लीगली बाइंडिंग हो गई है, पहले नहीं थी। ठीक है। अब इसका रेटिफिकेशन इन कंट्रीज के जरिए कर दिया गया है, इस वजह से अब ये लीगली बाइंडिंग हो गई है। ठीक। तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। गिने चुने कुछ पॉइंट है, आप इनको नोट करो। ठीक है। और मुख्तसर से मुख्तसर बहुत जामे और माने नोट आप लोग बनाओ। ठीक। चलिए, connect to put the world on a least cost pathway to limiting global warming to 2 degrees Celsius above the pre-industrial level global greenhouse gas emission by 2030 with the reference to 2017 require reduction to the extent of, तो ये कितना है, वही कह रहे हैं कि अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अपना ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले में रखना चाहते हो, तो आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को जो है 2030 तक जो है 2017 के कंपैरिजन में जो है आपको कितने रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है, यानी कितने परसेंट आप रिडक्शन करोगे, बताइए। 5। हाँ, 25। ठीक है। चलिए, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बाय ईच कंट्री वाज सजेस्टेड बाय अंदर, तो किसके जरिए ये सजेस्ट किया गया है कि हर कंट्री लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है फॉर्मुलेट करे, यानी बनाए। पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है।
वाह, ठीक, पढ़ लें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यही है। चलिए, देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ना, तो ये किसके लिए है? सोलर एनर्जी के ताल्लुक से। अलायंस का मतलब होता है इत्तेहाद। जैसे इंडिया अलायंस क्या है, एक पार्टी है ना अभी कांग्रेस वाली, तो इसमें क्या है कि सोलर का एक तरीके से इत्तेहाद है, यानी उन्हीं कंट्रीज जिसके अंदर आती हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाक़ होती हैं। तो ये दो ट्रॉपिक क्या है, ये जमीन के वो हिस्से हैं जहां पर सूरज की रोशनी बराह रास्त क्या होती है, आती है, ठीक है। कह रहे हैं कि द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ 121 सिग्नेटरी कंट्रीज, यानी 121 कंट्रीज का जो है ये क्या है, एक इत्तेहाद, यानी इसके अंदर जो है 121 कंट्रीज शामिल हैं। मोस्ट बीइंग सनसाइन कंट्रीज, आमतौर पर वही कंट्रीज हैं जहां पर सूरज चमकता है, विच लाई ईदर कंप्लीटली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वही कंट्रीज है जो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर जो है इन दोनों के दरमियान, यानी कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के दरमियान क्या होती हैं, वाक़ होती है, वही कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। The primary objective of the alliance is work for efficient consumption of solar energy to reduce dependence on fossil fuel। तो fossil fuel पर इन्हिसार को कम करना है, सोलर एनर्जी के कंजप्शन को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। International Solar Alliance aims at mobilizing more than US 1,000 billion of investment need by 2030 for the massive deployment of solar energy and global deployment 1,000 gigawatt of solar generation capacity। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक मकसद ये है कि हमें क्या करना है कि 2030 तक जो है 1,000 यूएस बिलियन डॉलर से ज्यादा हमें इन्वेस्ट करके मतलब हमें जमा करके इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, एक बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी को जो है बढ़ाने के लिए, और 1,000 गीगावाट जो है आलमी सतह पर सोलर एनर्जी को जो है जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। This initiative was first proposed by Indian Prime Minister Narendra Modi in a speech in November 2015 at Wembley Stadium, London। ठीक है, तो इसका पहला जो सबसे पहला प्रपोज या इस इनिशिएटिव का पहला प्रपोजल जो है हमारे पीएम के जरिए ही दिया गया था एक स्पीच में 2015 में लंदन के इस स्टेडियम में, इन विच ही रिफर टू सनसाइन कंट्रीज एज सूर्या पुत्रा, जिसमें मोदी जी ने ये कहा कि सूर्य सनसाइन कंट्रीज जो होती हैं वो सूर्य पुत्रा के तौर पे होती है, यानी जिनको हम सन्स ऑफ सन कहते हैं, ठीक है, यानी सूरज का बेटा जो है हम उन कंट्रीज को बोलते हैं, यानी सूरज अपनी रोशनी जो है उन कंट्रीज पे या उन जगहों पर क्या करता है, बिखेरता है। The alliance is a treaty-based intergovernmental organization. Countries that don't fall within the tropic can join the alliance and enjoy all benefit as other member with the exception of voting right। ठीक है, इस अलायंस में जो है ये कहा गया है कि इसमें वो कंट्रीज जो है जो ट्रॉपिक के दरमियान या ट्रॉपिक के अंदर नहीं आती हैं, वो भी इस अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं और सारे बेनिफिट्स को जो है इंजॉय कर सकती हैं, बट वोटिंग राइट का हक उनको नहीं दिया जाएगा। वोटिंग राइट मींस यानी उनको साइन करने का हक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप ट्रॉपिक के अंदर आते नहीं हो तो आपको सूरज की रोशनी मिलती नहीं है। अगर आप आना चाहते हो तो आप आ जाओ, हम आपको निकालेंगे नहीं, ठीक है। हमारी सारी चीजों को आप देखो, एंजॉय करो, जो कुछ भी हम करते हैं, बट आपको साइन करने का हक नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप टॉपिक के अंदर नहीं आते हो। Established by Prime Minister Narendra Modi and President of France फ्रांकोसिस होलांडे ऑन नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर 2015। तो देखिए ये दो लोगों के जरिए मिलकर जो है ये लॉन्च किया गया है या बनाया गया था। एक है इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, दूसरे फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है फ्रांकोसिस होलांडे 2015 में, एट पेरिस फ्रांस ऑन साइड लाइन ऑफ द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP21 टू द UNFCCC। देखिए जो COP20 हुई थी ना वो पेरिस एग्रीमेंट के लिए हुई थी, बट इस कॉप के साइड लाइन वर्ड यूज किया गया जिसका मतलब होता है मौका, यानी COP21 के मौके पर ही जो है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर क्या किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या किया है, स्टेब्लिश्ड किया है, लॉन्च किया है। तो वर्ड आपको याद रखना है, साइड लाइन वर्ड यूज किया गया है, यानी आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि COP21 जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए ही हुई थी, नहीं। COP21 जो है UNFCCC की जो COP21 है वो पेरिस एग्रीमेंट के लिए थी, बट उस मौके पर जो है हमने क्या किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या किया था, स्टेब्लिश्ड किया था, लॉन्च किया था। बात समझ में आया, फर्क क्या है यहाँ पे? जी सर।
हेलो। हेलो। जी सर, समझ आ गया। आ रही है, ठीक है। कह रहे द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओपन फॉर सिग्नेचर इन मराकश मोरक्को इन नवंबर 2016, ठीक है। तो ये तो बन गई थी 2015 में, बट इसको मराकश मोरक्को 2016 में जो है इसको ओपन किया गया था साइन करने के लिए, ठीक है। और ये फोर्स में कब आई है? 6 दिसंबर 2017 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है, इंडिया में। कह रहे हैं कि इन जनवरी 2016 नरेंद्र मोदी एंड देन फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांडे jointly laid the foundation stone of the International Solar Alliance headquarters and inaugurated the interim secretariat at the National Institute of Solar Energy in Gawalpari, Gurugram, India। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने और इसी तरीके से फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर की जो है बुनियाद रखी है। बट आर्जी तौर पर जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो ग्वालपारी गुरुग्राम इंडिया में है, ने आर्जी तौर पर जो है उसके दफ्तर में जो है इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने जो है 5 एकड़ जमीन जो है NISE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के कैंपस पे जो है डेडिकेट की, यानी ISA के लिए दी थी, इसके फ्यूचर हेडक्वार्टर के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो हम इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन के नाम से भी हम इंडिया में इस चीज को जानते हैं, ठीक। देखिए इसके मेंबर नेशन कौन है? 121 कंट्री ने जो है इसको साइन किया है। 121 में से जो है 102 कंट्री ने ही जो है सिर्फ इसको क्या किया है? रेडिफाई किया है, ठीक है, रेटिफाई किया है। ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज मेंबर हैं वो सारी जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जनरल डायरेक्टर कौन है? अजय माथुर हैं, ठीक है। इसका विजन जो है आप लोगों से पूछा जाता है, इसका विजन क्या है? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, आइए मिलकर सूरज को रोशन बनाएं। लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, इसका मिशन क्या है? एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम, हर घर चाहे कितना ही दूर हो घर में रोशनी होगी। ये इसका मिशन है, ये इसका विजन है। इस वर्ड को एज इट एज जो है आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत वो नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें ज्यादा से ज्यादा जो है सोलर पावर के इस्तेमाल पे फोकस करना है। इसकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है? द एरिया ऑफ अर्थ लोकेटेड इन द बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड ट्रॉपिकल यानी टोरिड जोन। दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन विच द सन कैन अपेयर डायरेक्टली ओवरहेड एंड द मोर डायरेक्ट एक्सपोजर मीन्स दैट सन्स एक्चुअल इफेक्ट इज ग्रेटर हियर। तो इसका जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस वही है, अर्थ की वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो है वाक़ होती है, क्योंकि वर्ल्ड का ये हिस्सा ऐसा है जहां पर सूरज क्या होता है? डायरेक्टली अपेयर होता है, ठीक है। और सूरज की एक्चुअल इफेक्ट जो है यहीं पर हमें देखने को मिलती है, यानी सूरज की हकीकी रोशनी जो है इन्हीं हिस्से पे हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। ग्रीक यानी यूनान एंड इसराइल ने जो है ऑफिशियल तौर पे जो है इसको 2021 में ज्वाइन किया है, ठीक है। यानी यूनान ने 2021 में किया है और इसराइल ने जो है 2021 में किया था, ठीक है। एंटीगुआ एंड बारबोडोस ने जो है इसको 2022 में किया था और सीरिया ने जो है इसको 2022 में किया। नेपाल ने भी इसको ज्वाइन किया है। साउथ अफ्रीका एंड चाइना ने जो है इस एग्रीमेंट को अभी तक जो है साइन नहीं किया है। यूएस जो है ज्वाइन करने वाला 101 कंट्री यानी 100 कंट्री थी, लेकिन यूएस ने जब ज्वाइन किया है तो इसके अंदर 101 कंट्री जो है हो गई। यूएस बिकम द 101 यानी 101 कंट्री टू साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। यूएस ऐसी कंट्री जिसने ज्वाइन किया तो इसके अंदर 101 कंट्री हो गए हैं। द अलायंस हैज एक है पार्टनर ये 100। यानी सर इससे 101। पहले तो 21 था ना? तो देखिए 100, 101 में हाँ, रेटिफाई। यहाँ रेटिफाई नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया कि यूएस जब ज्वाइन किया था तो उसके अंदर 101 हो गए थे, यानी पहले जो यदि अभी तो टोटल 121 है, ठीक है। यानी पहले 100 थे, यूएस ने जब ज्वाइन किया तो 101 हो गए, फिर उससे आगे लोगों ने ज्वाइन मतलब और कंट्री जो है ज्वाइन होती गई, तो अब टोटल कितनी है? 121 है। यानी यूएस, देखिए ये मशहूर कंट्री है ना, तो जो मशहूर कंट्री होती है उनके बारे में इस तरीके के फैक्ट जो है याद रखे जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या है यहाँ पे? जी। जी। चलिए, the alliance has partnered with World Bank to launch Global Solar Atlas.
to an ISA event at the World Future Energy Summit in Abu Dhabi. The Global Solar Atlas GSA is a free online map-based application that provide information on solar resource and solar power generation. कह रहे हैं कि इस अलायंस ने जो है वर्ल्ड बैंक जो कि एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो है पार्टनर किया है ग्लोबल सोलर अटलस को लॉन्च करने में। और ये ग्लोबल सोलर अटलस जो है हम इसको कहां पर लॉन्च करेंगे, एक इवेंट जो है अबू धाबी में होगा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट के नाम से। और ग्लोबल सोलर अटलस है क्या, एक फ्री ऑनलाइन मैप बेस्ड एप्लीकेशन है जो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सोलर पावर की जनरेशन के बारे में एंड सोलर रिसोर्स के बारे में, कि यानी कहां से सोलर की एनर्जी अच्छी आपको मिल सकती है और कहां कहां पर जो है सोलर पावर का जनरेशन आप लोग कर सकते हो। तो इस मैप के जरिए या इस अतलस के जरिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट वाली चीज है, इसको आप याद रख सकते हो। ये इतना कुछ पॉइंट वाली चीज नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं, वही अबू धाबी की बात की गई है, बाकी इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज हम इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSO OWOG, ठीक है। ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है, इसका मकसद ये है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो मोदी जी इस इनिशिएटिव के तहत ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी इंडिया में सोलर एनर्जी को इतना बना देंगे, इतना बना देंगे, ताकि हम अपने यहाँ से एनर्जी पूरे वर्ल्ड में जो है क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, पूरे वर्ल्ड में जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे होगा, हम समुंदर में जो है क्या करेंगे, ग्रिड बिछा देंगे, है ना। यानी उसी ग्रिड के जरिए, उसी कनेक्टर के जरिए जो है हम पूरे वर्ल्ड में क्या करेंगे, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वन सर्ट वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी पूरे वर्ल्ड में एक ही सूरज होगा, एक ही ग्रिड होगा। तो एक ग्रिड का मतलब क्या, यानी पूरा सोर्स सोलर एनर्जी का जो होगा वो इंडिया ही रहेगा, और इंडिया से ही एक तार ऐसा निकलेगा समुद्र के रास्ते से, जिससे पूरे वर्ल्ड में हम सोलर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। The idea for one sun, one world, one grid initiative was put forth by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, at the first Assembly of International Solar Alliance in October 2018. The initiative aimed at connecting energy supply across border. इसका मकसद यही है कि हम एनर्जी का कनेक्शन या एनर्जी सप्लाई का जो कनेक्शन है पूरे बॉर्डर पे करेंगे, यानी पूरे मुल्क में हम करेंगे। द विजन बिहाइंड द OSOWOG इनिशिएटिव इज द मंत्रा, ठीक है। OSOW का जो नारा है, यानी इसका जो मंत्रा, इसका जो स्लोगन है, द सन नेवर सेट, सूरज कभी गुरूब नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। कह रहे हैं इस इनिशिएटिव एम टू कनेक्ट डिफरेंट रीजनल ग्रिड थ्रू अ कॉमन ग्रिड दैट विल बी यूज्ड टू ट्रांसफर रिन्यूएबल एनर्जी पावर एंड स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इस का मकसद यही है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मकसद यही है कि डिफरेंट रीजन, डिफरेंट इलाके में, डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट ममालिक में जो है एक कॉमन ग्रिड के जरिए ही हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पावर का ट्रांसफर करेंगे। जो मैंने आपको समझाया वो वही है, यानी इस इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हम इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी इतना बनाएंगे, इतना बनाएंगे कि यानी इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन मुल्क होगा, और यहीं से समुद्र के जरिए तार निकलेगा, और उस तार के जरिए हम क्या करेंगे, पूरे मुल्क में जो है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फिर इसमें है ISA, सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, टू एनेबल कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमंग द इंटरनेशनल सोलर मेंबर कंट्रीज। तो ISA मेंबर कंट्रीज के दरमियान जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा ये प्रोजेक्ट। इसी तरीके से ITEC स्कीम के तहत जो है हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी के फील्ड में जो है मास्टर ट्रेनर्स को जो है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है 21 दिन का होगा। इसको आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी याद रखो, ठीक है, लेकिन इसको जो है आपको जरूर याद रखना है। और सोलर एनर्जी की फील्ड में जो अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे विश्व वारिया अवार्ड जो है, ये सोलर एनर्जी कैपेसिटी जिन कंट्रीज की सबसे ज्यादा होती है, सोलर एनर्जी का जनरेशन जिन कंट्रीज का सबसे ज्यादा होता है उनको दिया जाता है। कल्पना चावला अवार्ड जो है सोलर एनर्जी के फील्ड में जो साइंटिस्ट या इंजीनियर काम करते हैं उनको दिया जाता है। दिवाकर अवार्ड जो है सोलर एनर्जी के फील्ड में जो मुअज़्ज़ज़ या हाईएस्ट जो इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको दिया जाता है। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, इंग्लिश है, हिंदी है ना। हिंदी इसकी क्यों, क्योंकि इंडिया के जरिए ही इनिशिएटिव लिया गया, इंडिया में ही इसका हेडक्वार्टर है, तो इंग्लिश और फ्रेंच भी इसमें शामिल है, ठीक।
वही देखिए, इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पूरे 8 स्टेट इंडिया के आते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। ये है आपकी अर्थ, है ना, यही आपकी क्या है, पूरी दुनिया। हमें मालूम है कि दुनिया क्या होती है, गोल होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वही हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी क्या होती है, डायरेक्टली अपेयर होती है। बाकी इक्वेटेटर उस रीजन को हम बोलते हैं जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं होती, तापमान यानी टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल जीरो होता है, यानी यहाँ पर बिल्कुल बर्फ वाली जिंदगी जो है लोग जीते हैं। ठीक। तो ये है बहरहाल। वर्ल्ड बैंक क्या है आपका, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट को या इस तरीके के लोगों को लोन एंड ग्रांट जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को रोक देते हैं। ठीक है, और कल तो है संडे। ठीक है, देखेंगे अगर आप लोग तैयार रहे तो कल टाइम मिला तो कल क्लास कर लें, क्योंकि 26 को जो है क्लास आप लोगों की नहीं होगी। ठीक। बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीजें ऐसे ही नोट करो, तो वैसा नोट करने में कुछ आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हम इस इनिशिएटिव के तहत पढ़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा? ये तो है, आपको वाजे तो किया जाएगा ना कि अगर आपको दिया जाएगा तो ऐसे मैं एक एक लाइन का तो नहीं लाऊंगा, पॉइंट वाली चीजें ही ला रहा हूं। बट आपको स्मार्टली वो चीजें आपको नोट करनी है, क्वेश्चन को देखते हुए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो उसी एतबार से जो है आप लोग भी अपनी तैयारी को रखेंगे। ठीक है।